सूबेदार मेजर संजय कुमार ने रॉकी नॉब पर जीत की कहानी सुनाई। सूबेदार मेजर संजय कुमार ने कहा कि मुझे तो ये पता था कि परमवीर चक्र जीवित सैनिकों को नहीं मिलता। जब ये सुना कि परमवीर चक्र मुझे मिल रहा है तो मुझे यकीन नहीं हुआ। करगिल विजय दिवस के 25 साल पूरे हो चुके हैं और इस दौरान द्रास वॉर मेमोरियल में उन लोगों का आना जाना लगा हुआ है जो कि पिछले 25 साल से यहाँ पे आ रहे हैं। और उनकी वजह आने की, क्योंकि उन्हीं की वजह से ये सारी चोटियाँ जो पीछे देख रहे हैं वो सब जीती गई। इस वक्त हमारे साथ मौजूद है परमवीर चक्र विजेता संजय कुमार साहब। उनसे बात करते हैं। सर, एक कहते हैं कि गौरव का क्षण तो है, लेकिन 25 साल गुजर जाना और उस 25 साल में ऐसा क्या बदलाव आप लोगों ने देखा हर चीज़ में, चाहे ट्रेनिंग हो, चाहे इक्विपमेंट हो, चाहे कुछ भी ऐसा लग रहा हो कि बदल गया है 25 साल में भारतीय सेना के लड़ने का तरीका भी? सबसे पहले तो कारगिल विजय दिवस की पूरे देशवासियों को बहुत बहुत शुभकामनाएं और बधाई। आज रजत जयंती समारोह में हम लोग अपने जो शहीद साथी हैं उनको श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए यहाँ इकट्ठे हुए हैं। हमारे लिए काफ़ी गौरव की बात है कि हम लोग इस वॉर का हिस्सा बने और हर साल यहाँ आने का सौभाग्य प्राप्त होता है। देखिए, कारगिल वॉर जब हुआ था तो उस टाइम के हालात काफ़ी अलग थे, क्योंकि यहाँ जो भी डिप्लॉयमेंट थी या जो भी कार्रवाइयाँ थी वो बहुत कम होती थी, क्योंकि यहाँ जो शिमला समझौता के दौरान जो फौज का आना जाना रहता था 6 मंथ विंटर में और 6 मंथ नीचे उसमें, लेकिन उसके बाद अभी वो कंटिन्यू है। हमारे जो जवान हैं अभी वो जो पोस्ट हैं जहाँ हमारा LC है वो उसी के ऊपर बैठे हैं और 12 महीने वहीं से रहते हैं, चाहे वो विंटर हो, चाहे मेंस के ठंडी हवाएं हो या बर्फ़ का कहर हो, उसमें पूरे डटे रहते हैं। और सबसे बड़ी बात है कि इस समय मेरी 13 जम्मू एंड कश्मीर राइफल उसी सेम इलाके में है जहाँ पे हमने 99 में जो इलाका कैप्चर किया था। तो और दूसरी बात, अच्छा, आपकी यूनिट अभी वहीं पर ही है जहाँ पे 25 साल पहले आप लोगों ने ऑपरेट किया था? सर, अभी वही है। और सबसे बड़ी बात वही है कि हमें फिर यूनिट यहाँ होने के साथ साथ 25 साल का जो रजत जयंती समारोह बना रहे हैं उसमें भी सब पूरी पलटन को शामिल होने का मौका मिला। तो ये सबके लिए गौरव की बात है और सौभाग्य की बात है कि हमें ये मौका मिला। संजय कुमार साहब, सबसे बड़ी बात यह है कि हर कोई जानता है आपके बारे में हर चीज़, लेकिन मैं सिर्फ इतना जानना चाहता हूँ कि जिस वक्त आपको ऑर्डर मिला था मार्च करने का कि मुझे ये आपके CO साहब ने बोला कि हमें ये कैप्चर करना है, उस वक्त आपके दिमाग में क्या चल रहा था? और जिस वक्त आप चढ़ते चले गए और जब आपको पता लगा कि आपको PVC के लिए जो है रेकमेंड किया गया, इस कहानी को अगर छोटे से शब्दों में अगर समझाना शुरू करें कि आपने कैसे मूव किया, कैसे गए पहली बार जब आपकी पलटन को ऑर्डर मिला कि आपको ये कैप्चर करना है? देखिए, पहले जैसे कि आप जानते हैं कि द्रास में जब लड़ाई शुरू हुई है, तोलुलिंग जो पहाड़ी पीछे आप देख रहे हैं यहाँ से शुरू हुई थी। उसके बाद अपना जो टास्क था या 13 जम्मू एंड कश्मीर राइफल का हम पर रॉकी नॉब 5140 जो कैप्टन बत्रा जी ने वहाँ पे कैप्चर किया था। और सबसे कारगिल वॉर का सबसे सक्सेसफुल जो ऑपरेशन रहा वो बत्रा साहब का जो 5140 का था, जिसपे उन्होंने कैप्चर करने के बाद वो नारा दिया था, ये दिल मांगे मोर। और उसके बाद जो सेकंड ऑपरेशन था हमारा मस्को वैली का, तो 0.475 का जो फ्लैट टॉप और व्हील बैक का इलाका लेना था। तो हमारी जो चार्ली कंपनी ने हमें टास्क मिला था उसको 4 और 5 जुलाई को लेने के लिए। हमें मेन जो टास्क में जो बाधाएं थी वो यही थी, जो 485 फ्लैट टॉप का जो संगड़ था उसमें 2 EMG गन्ने थी जो कंटिन्यू हमें और 13 जैकरिफ को और 17 जाट को दोनों की कैजुअलिटी कर रही थी। जो मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि जिस वक्त आप लोगों को ऑर्डर दिया गया, कैसे ऑर्डर दिया गया था? मुझे सिर्फ वो टाइम आपके आंखों के सामने भी आ जाएगा, क्योंकि आपको पता था कि ये मुझे मार्च करने के लिए मैं निकल रहा हूँ वहाँ से, और उसके बाद क्या होगा नहीं पता, लेकिन आपको ऑर्डर आ गया था। वो मुझे टाइम बताइए जिस वक्त ये कहा गया कि आपको ये पॉइंट कैप्चर करने के निकलना है। देखिए, हमें तो वैसे जुलाई 1 को पता चल गया था कि 485 को कैप्चर कर ही जाना है। उसके बाद जो प्लानिंग चलती है और उसके वहाँ तक पहुँचने का जो सफ़र रहता है वो बीच में रहता है। और लास्ट जब 4 जुलाई को रात को लास्ट लाइट के बाद जब जाना था हम लोगों ने, तो हमें 3 जुलाई को पूरा जो भी टास्क था उसके बारे में पूरा समझा दिया था, पूरा रैक किया, जो उसके जितनी भी खबर रहती है दुश्मन के बारे में उसके बारे में सारा। तो हमारी एक लीडिंग सेक्शन थी एक जैसे 10 वार की, जिसमें मैं स्काउट का काम कर रहा था। तो जब हम लास्ट लाइट के बाद चलते हैं दुश्मन की तरफ के लिए, तो हमारा आर्टिलरी सैली उनके ऊपर पोस्ट के ऊपर गिराया जाता है, और उनकी जो आर्टिलरी सैली होती है वो हमारे जो रास्ते आगे बढ़ने वाले उसमें होती है। तो भारी मात्रा में उन्होंने फायर कर दिया, जिसकी वजह से हम लोग ऊपर नहीं चढ़ पाए। रास्ते में जब हमारा जो प्लानिंग थी, जो टाइमिंग थी, सारा ख़राब हो गया। तो रास्ते में CO साहब की तरफ से भी मैसेज मिला था कि वापस कंपनी को लेके आओ, नेक्स्ट दिन दोबारा से उसके बारे में कुछ प्लान करेंगे। तो सभी जवानों ने मना कर दिया, क्योंकि हमें एक बार जब उसके लिए
ऑर्डर मिल गया था और मौका मिल गया तो उसको वापस कोई भी छोड़ना नहीं चाहता था। तो हम लोग कंपनी ने पूरी जारी रखा। दिन सुबह मॉर्निंग तक सौच पर तक ही पहुंच पाए, दुश्मन तक नहीं पहुंचे। तो जब वहाँ बैठने के बाद जब उनको लगा कि यहाँ कैजुअलिटी हमारी ज़्यादा हो रही है, क्योंकि बिना कुछ किया अटैक अभी तक नहीं किया था, और सुबह सुबह जैसे फर्स्ट लाइट निकलने के बाद कैजुअलिटी शुरू हो गई, तो उस कैजुअलिटी को कम करने के लिए कंपनी कमांडर साहब ने पीसीए साहब से बात किया कि क्यों ना हम दिन को अटैक करें, जैसे भास्कर साहब ने किया था हम पर ओकिनो पे। तो फिर परमिशन मिली, फायर स्पॉट मिला, तो हमने 10 बजे के करीब हमने अटैक किया था। तो उसमें हम क्रॉल करके जब बंकर तक सिर्फ हम 2 जवान ही पहुंच पाए थे, मैं और मेरा बडी। तो हमारा मेन जो टास्क था वो यही था, जो गन है उसको बाहर निकालना, ताकि हमारी कैजुअलिटी कम हो सके। तो हमने दोनों ने मिलके उस बंकर पे जो दोनों गन्ने थी, बडी ने ग्रेनेड फेंका और मैंने जो गन्ने थी जब वो फायर करना बंद हो गई तो वो बाहर निकाल ली और अपने AK-47 से अंदर फायर खोल दिया, जिसमें कि वो पाकिस्तानी जो सैनिक जीवित थे वो मारे गए। फिर उन्हीं के जो वेपन थे उन्हीं को उठाया और सेकंड वाले पे दावा कर दिया और उसी तरीके से उसको भी बर्बाद कर दिया। हमेशा याद रहता है वो सब आखिरी लम्हा जिस टाइम ये सारी चीज़ें हो रही थी। हाँ, ये तो है ही, क्योंकि वो जिसको बोलते हैं ना, जीवन और मृत्यु के बीच की घड़ियाँ थी। किसको पता नहीं था जाने के बाद कि कौन उसमें से वापस आएगा, कौन नहीं आएगा, क्योंकि वॉर में जाने के बाद कब क्या होगा कोई आइडिया नहीं होता। वो हालात और वो डिपेंड करेगा, और आपका ट्रेनिंग पे डिपेंड करेगा कि आपका ट्रेनिंग कैसा है, आपके लीडर्स क्या है, आपके लीडर का प्लान क्या है, आपके लीडर के डिसीजन क्या है। तो जो टाइमिंग और आपका लीडर अगर आपके साथ है, आपका सबॉर्डिनेट के साथ में कैसा तालमेल है, उस तरीके से बहुत सारी चीज़ें उसमें मायने रखती हैं। और लड़ाई को अकेले नहीं जीती जाती। मैं अगर वहाँ तक पहुँच पाया, अपने साथियों के बलबूते पे पहुँच पाया, और मुझे तो पता भी नहीं था कि मुझे PVC के लिए रिकमेंड किया, क्योंकि हम लोग मैं गोली लग गई थी तो वापस हॉस्पिटल आ गए, और जब पता लगा था तो मैं घर पे लीव पे था, सिक लीव पे था। ये नहीं तो ये अवार्ड पहली बात है कि आप सब जानते हैं कि जीवित में किसी को नहीं दिया जाता। तो जब फर्स्ट में जब न्यूज़ में पढ़ा था तो पहले विश्वास नहीं होता था कि ये अवार्ड मेरा हो सकता है। तो बहुत सारी चीज़ें ऐसी रहती हैं कि उसमें सोचने पे मजबूर होता है कि क्या सच में ऐसा है, लेकिन वो हकीकत थी। लेकिन वो मेरा अकेले का नहीं था, मेरी पलटन का, मेरी कंपनी, मेरे बाकी टीम के सभी का सहयोग था। शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया न्यूज़ 18 इंडिया से बात करने की। तो जाहिर सी बात है कि 25 साल बाद भी वो सारी यादें जो है अब भी ताज़ा है। आखिर किस तरीके से उस पूरी जंग को लड़ा गया, और ख़ास तौर पे कि किस तरह से विषम परिस्थितियों में जंग को लड़के ना सिर्फ पाकिस्तानी को भगाया, पूरी जंग जीतकर दुनिया में मिसाल कायम की कि हाई ऑल्टीट्यूड वॉरफेयर में भारतीय सेना कम संसाधनों के साथ भी आसानी से लड़ सकती है और जीत सकती है। और अब पिछले 25 साल में तो हमने अपनी कुव्वत को और बढ़ा लिया है। और खबरों का सिलसिला जारी।